Good afternoon, students. Okay, so community nutrition का हम देख रहे थे. So what are the sorry पहले तो so जो diet related factors है, ठीक है, वो हम देखेंगे. etiology जो है हमने देखी थी. उसके बाद में diet related factors. So diluted milk formula which is grossly deficient in energy, prolonged breast milk feeding, delayed introduction and inadequate amount of supplementary feeds, introduction of adult diet after prolonged breast feeding, inability of child to eat sufficient quantity due to the bulk of adult family diet, diets low in energy and protein also. So these are the factors, diet related factors, which can affect जो हेल्थ कंडीशन है जो भी बच्चे हैं उनकी, ठीक है, उनके ऊपर जो इसका विपरीत परिणाम, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना हो तो जो बच्चा जो है वो मालनरिश हो सकता है, राइट. सो रोल ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड अफ्लाटॉक्सिन्स, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी नहीं. सो जो फ्री रेडिकल्स है जो हमारे बॉडी में तैयार होते हैं जब भी कुछ इन्फेक्शन जो है हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक है, बॉडी इन्फेक्टेड होती है, तो ऐसे फ्री रेडिकल्स जो है, ठीक है, वो वहां पे प्रोड्यूस होने लगते हैं, ठीक है. और या फिर अफ्लाटॉक्सिन्स जो है जो फूड के थ्रू जो है हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक. तो इनको जो है जो प्रोटीन और कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो है, ठीक है, कि ये जो चीजें है ये मेन न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, यानी उसको टॉक्सिक जो है नहीं बनाती है, फिर हमारे शरीर से जो है जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो बाहर निकाल देती है. तो किस कौन कौन से है एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए है, विटामिन सी है, ई है और सेलेनियम. A child on protein and energy deficient diets in the presence of infection or aflatoxins accumulates toxic free oxygen radicals, which in turn damage liver cells, leading to kwashiorkor. So जनरली अगर सीवियर जो है कंडीशन रही, ठीक है, माल नरिशमेंट की, तो वहां पे जो है लीवर जो है वो डैमेज हो सकता है वहां पे. उसके बाद में जो इन्फेक्शंस है, ठीक है, तो वो so overcrowded and unsanitary living conditions lead to frequent infections like diarrhea. Kwashiorkor is often preceded by an episode of infection. जो क्वाशियोर्कर है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि जो कुछ एपिसोड्स हमको वहां पे दिखाई देते हैं इन्फेक्शन के, उसके साथ में जो डायरिया है उसके एपिसोड दिखाई देते हैं. और धीरे धीरे अगर डायरिया जो है अगर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया तो वो प्रेसिपिटेट वे में भी वहां पे पाया जाता है. बहुत सीवियर जो है डायरिया वहां पे होने और भी प्रेसिपिट होने लगता है वो. क्वाशियोर्कर इज ऑफन प्रेसिडेड by an episodes of infection, diarrhea and respiratory infections begin the most common precipitating factors, यानी जो और भी सीवियर हो सकते हैं, right? Repeated attacks of diarrhea are responsible for poor growth of children. Acute diarrhea leads to malabsorption of fat and protein. Malabsorption यानी किसी को पता है क्या? एक मिनट है, मैं किसी से पूछती हूँ, पता ही चल जाएगा. प्रणाली आप बता सकते हो माल एब्जॉर्प्शन यानी क्या होता है? प्रणाली ड्यूटे, माल एब्जॉर्प्शन यानी क्या होता है? प्रणाली ड्यूटे. पूनम आप बताइए, पूनम भागवतकर, माल एब्जॉर्प्शन यानी क्या होता है? पूनम भागवतकर आप बताइए. अरे फाइनल ईयर में जा चुके हो. हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही आप? माल एब्जॉर्प्शन यानी क्या होता है?
imperfect absorption food material by small हाँ, intestine. क्या? Food material by small intestine. नहीं, गलत है। मुझे पता नहीं, आवाज सुनाई नहीं दी, पर आपने फूड मटेरियल कुछ ऐसा कहा, पता नहीं। क्या तो मैम? क्या बोला आपने? माल ऑब्जर्वेशन क्या था? Infected food material by the small intestine. नहीं 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 नहीं, माल ऑब्जर्वेशन यानी फैट और प्रोटीन का पुअर एब्जॉर्प्शन, यानी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, हाँ, उसको माल ऑब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में इन्फेक्शंस अराउज नेगेटिव, ये माइक बंद कर दीजिए अभी। इन्फेक्शंस अराउज नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है। सो इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि आप अगर आपने को पता होगा कि क्वाशियोरकर और मैरास्मस में ये मसल वास्टिंग की कंडीशन, और पर्टिकुलरली क्वाशियोरकर में तो इतना नहीं दिखाई देता वास्टिंग की कंडीशन, अंडरवेट पर्सन होता है, पर मरास्मस में जो है वास्टिंग की कंडीशन होती है। पर अगर अंडरवेट भी रहा या फिर वास्टिंग की कंडीशन भी रही, तो भी यहाँ पे बॉडी जो है निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में चली जाती है। राइट। सो तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एनर्जी के लिए बॉडी, हमारी बॉडी है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहने लगती है? तो प्रोटीन के ऊपर। यानी अगर हम अंडरवेट कह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे मसल जो है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टिश्यू जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। राइट। किसके लिए? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। राइट। सो तो वहां पे अगर एनर्जी का सोर्स, अगर विदाउट, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा और बॉडी अगर प्रोटीन के ऊपर डिपेंड रहने लगी, ठीक है, तो बॉडी क्या होगी? निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस जो है उसमें चली जाएगी। निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस यानी जो नाइट्रोजन है वो एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा। राइट। ब्लड में जो है उसका अमाउंट जो है बढ़ने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी के सोर्स के लिए यहाँ पे प्रोटीन का यूज हो रहा है, और प्रोटीन का यूज जहाँ पे होता है, वहां पे क्या होता है? प्रोटीन जब वहां पे ज्यादा अमाउंट में अगर यूज होने लगा, ठीक है, मसल जो है वो ब्रेक डाउन होने लगे, तो क्या होगा? उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहां पे निकलेंगे। ठीक है। जो नॉर्मल अमाउंट में निकल वहां पे निकले, तो वहां पे ज्यादा अमाउंट में निकलेंगे। राइट। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमेशा एनर्जी का सोर्स हम मानते हैं, और उसका यूज जो है एनर्जी के लिए ही होना चाहिए। उसके अलावा अलावा एनर्जी के लिए किसी भी अदर सोर्सेस का यूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉडी क्या होगी? निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में चली जाएगी। यहाँ पे भी वैसा ही होता है। हमारी बॉडी क्या करती है? उसको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है। हम फूड में से देते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो कैसे प्रॉपरली वर्क करती है। पर अगर मुझे बताइए कि सपोज अगर आपको घर से पानी नहीं मिला, तो आप बाहर से कहीं से तो लोगे ना, है ही नहीं? तो हमारी बॉडी का भी वैसा ही है। अगर आप फूड के थ्रू जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रोवाइड करोगे, एनर्जी का सोर्स नहीं प्रोवाइड करोगे, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारे बॉडी में जो भी स्टोरेज है, ठीक है, उसको जो है डेप्लीट करना स्टार्ट कर दी, उसको यूज करना स्टार्ट कर देगी। राइट। तो इसी तरह अगर वहां पे ग्लूकोज वहां पे नहीं रहा, ठीक है, तो बॉडी फिर एनर्जी के लिए क्या करेगी? प्रोटीन के ऊपर डिपेंड रहने लगेगी। ठीक है। उसका यूज जो है एनर्जी के लिए करने लगेगी। और हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो हमेशा प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन को हमेशा ये करता है कि नहीं? तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट का यूज हमेशा एनर्जी के लिए करना चाहिए, ना कि प्रोटीन का। नहीं तो क्या होता है? प्रोटीन अगर यूज होने लगा, तो बॉडी निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाएगी। ठीक है। और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्रोटीन के हमारे ब्लड में, ठीक है, एक्यूमुलेट होने लगेंगे, और ब्लड के थ्रू जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचेंगे, और बाकी के ऑर्गन जो है धीरे धीरे फेल होने लगेंगे वहां पे। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वहां पे एक्यूमुलेट होने लगे, ठीक है, तो क्लॉग कर देंगे ना, ठीक है नहीं? जैसे किडनी में फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, वहां पे अगर ज्यादा मात्रा में हो गया, तो एक रेट होता है किडनी का फिल्टर करने का, उतने अमाउंट में वो फिल्टर करेंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या होगी? जो ब्लड में है फिर से वो वेस्ट प्रोडक्ट एंटर हो जाएंगे, और फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में फिर से पहुंच जाएंगे। उसी तरह किडनी जो भी ग्लोमेरुलर फिल्टर फिल्टर है, उसको भी जो है क्लॉग कर देगी। उसी तरह जो अदर ऑर्गन्स है उसमें उसमें भी फंक्शनिंग जो है प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। राइट। इसलिए हमेशा अगर आपने देखा, अगर आपने जो है पढ़ा होगा, तो कभी भी
एनर्जी के सोर्स के लिए कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ही डिपेंड रहती है बॉडी, ना कि प्रोटीन या फैट के ऊपर। नहीं क्योंकि क्यों ऐसा होता है कि जो एनर्जी का सोर्स हमेशा कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, तो वही माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रोटीन और फैट में से भी तो दोनों भी मेजर सोर्सेस है एनर्जी के, पर हमारी बॉडी जो है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि 60 to 65% जो है वो कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट में होना बहुत जरूरी होता है। राइट, तो यही कारण है। और जो है जैसे मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट जो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दूसरा कारण यही भी है कि उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलते कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। उसमें से जो एंड प्रोडक्ट रहेगा वो ग्लूकोज रहेगा, और उसके साथ में जो बाय प्रोडक्ट निकलेंगे वो फिर क्या होंगे, अदर जो साइकिल होती है उसमें एंटर होंगे। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जो लैक्टेट है वो दूसरे साइकिल में, पायरुवेट जो है वो दूसरे साइकिल में एंटर होते हैं। इस तरह से वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को शुरू रहती है। तो जो बाय प्रोडक्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है वो नहीं निकलते कार्बोहाइड्रेट में से, इसलिए वो एक अच्छा सोर्स और मेजर सोर्स जो है एनर्जी का माना जाता है, जिसका यूज हमेशा हमारी बॉडी एनर्जी के लिए ही करती है, ना कि प्रोटीन के ऊपर डिपेंड रहती है। और मसल वास्टिंग की कंडीशन में या फिर अंडरवेट की कंडीशन में बॉडी हमारी क्या होती है, वेट लॉस अगर वहां पे दिख रहा है, एक्सेसिव वेट लॉस अगर दिख रहा है, तो समझ जाइएगा हमारा फूड इंटेक कम है, ठीक है, हमारी बॉडी जो है प्रोटीन के ऊपर डिपेंड रह रही है, और हमारी टिश्यूज जो है वहां पे ब्रेक डाउन हो रहे हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो अगर इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन की वजह से भी यहाँ पे बॉडी जो है निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में चली जाती है। So, measles is the other common infectious diseases that occur during childhood. The impact of measles is more than that of other infections because of secondary complications and prolonged illness. During acute infections, appetite is often impaired and the food intake is reduced. ये acute infection में वहां पे होता है, ठीक है, फीवर आने लगता है, ठीक है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना धीरे धीरे कम हो जाती है, राइट, यानी वो ये जो भी इन्फेक्शन है उससे लड़ नहीं पाती, राइट। इसलिए जो है एक एपेटाइट जो है वो पुअर होने लगता है, कुछ खाने अच्छा नहीं लगता, खाना खाना जो है वो कम हो जाता है, फूड इंटेक जो है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। So apart from low intake, dietary restrictions is often imposed by the mother or family or community. So malabsorption of nutrient and metabolic losses during infection can also aggravate malnutrition. Okay? So जैसे poor absorption अगर रहा न्यूट्रिएंट का, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है malnutrition वहां पे बढ़ सकता है, ठीक है, और उसके साथ में जो मेटाबॉलिक लॉसेस वहां पे हो रहे हैं, राइट, यानी वहां पे एक्सेसिव यूज जो है प्रोटीन का हो रहा है, ठीक है, सो यानी एनर्जी सोर्स के लिए, फिर फैट का यूज हो रहा है, ठीक है, तो यानी मेटाबॉलिक लॉसेस जो है वो ज्यादा होते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी जो है माल नरिशमेंट जो है, ठीक है, वो एलिवेट हो जाता है, एग्रेवेट हो जाता है। Socio-economic factors, poor economic status, faulty feeding habits due to ignorance and prejudice, larger families and high birth rate, superstitions and taboos concerning food are powerful social factors. Deprivation of maternal care and attention due to work pressure and away from home by the mothers. PEM is basically a problem of poverty. Inadequate diet, poor environment, high incidence of infectious result in PEM. राइट, तो ये जो PEM है ये किस किस वजह से होता है? पॉवर्टी, inadequate diet, poor environment, high incidence of infection results in PEM. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि PEM के कारण क्या है, ठीक है। हो सकता है MCQs का अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे कहीं पे भी इनएडिक्वेट डाइट जो है उसका जिक्र ही ना हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पॉवर्टी जो है वो वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ हो, या फिर पुअर एनवायरनमेंट दिया हुआ हो, ठीक है, तो वो भी आपको समझना होगा कि, ठीक है, PEM तो हम हमेशा बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन और एनर्जी की कमी की वजह से, राइट, पर हो सकता है ना उस वो एक वहां पे कारण ना दिया हुआ, कॉज ना दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा कॉज दिया है, पुअर एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि इनएडिक्वेट डाइट होता है,
पुअर जो है सैनिटरी कंडीशंस हो सकता है, ठीक है, अनहाइजीनिक वे ऑफ कुकिंग हो सकता है, ये भी कारण वहां पे हो सकते हैं, राइट। सो जो हम बोल सकते सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम कहते हैं ना वो। देन मेजर्स टू कॉम्बैट प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। सो जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो किस तरह से दी जाती है, ठीक है। सो तो यहाँ पे इससे पहले जो पीएम है उसके डिफरेंट टाइप्स जो है, आई थिंक मैंने स्क्रीनशॉट में आपको भेजा था, ठीक है। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हुए, एक तो क्वाशियोरकर और मैरास्मस, और उसके बाद में थर्ड जो है मैरास्मिक क्वाशियोरकर, ये 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। उसमें भी जो क्लिनिकल फॉर्म्स है, इन तीनों को हम क्लिनिकल फॉर्म्स कहेंगे, ठीक है। ये मैरास्मस है या फिर क्वाशियोरकर है या फिर मैरास्मिक क्वाशियोरकर है, इन तीनों को क्या कहेंगे, क्लिनिकल फॉर्म्स। ये हम ध्यान में रख लीजिए, क्लिनिकल फॉर्म्स, ठीक है। और इसके सब क्लिनिकल फॉर्म्स क्या होंगे फिर, ठीक है। एक तो अंडरवेट, ठीक है, सब क्लिनिकल फॉर्म्स क्या होंगे, अंडरवेट, देन मसल वास्टिंग, तो वास्टिंग की कंडीशन, ठीक है, अंडरवेट, वास्टिंग और स्टंटिंग, ठीक है, यानी ग्रोथ से रिलेटेड ही तीनों, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, राइट, अंडरवेट, वास्टिंग और स्टंटिंग। सो दीज आर दी सब क्लिनिकल फॉर्म्स ऑफ पीईएम, ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन में जो है जैसे स्टेशनल अब आपका लिया जाएगा ना, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी डाल दूंगी मैं ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आए, ठीक है। सो क्लिनिकल फॉर्म्स कौन से बताए गए हैं, क्वाशियोरकर, मैरास्मस और मैरास्मिक क्वाशियोरकर, और उसके सब क्लिनिकल फॉर्म्स कौन से हैं, अंडरवेट, वास्टिंग और स्टंटिंग, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। So measures to combat protein energy malnutrition. Treatment: severe cases of PEM, especially those with complications like severe infections or dehydration, require intensive care and should be admitted to a hospital for treatment. Once the condition is controlled, the treatment can be continued outside the hospital. Nutrition support is the primary consideration in such cases. First is dehydration. ठीक है, सो डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो आप हमेशा देखोगे कि जब भी पेशेंट को एडमिट पहले किया जाता है, ठीक है, उसकी जो डिहाइड्रेशन कंडीशन है उसको पहले प्रिवेंट यानी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या कहते हैं, एकदम से आपको खाना नहीं देंगे कोई भी, ठीक है, आपको सलाइन लगाई जाती है, उसके थ्रू क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर ग्लूकोज वगैरह है, ठीक है, वो पहले आपको दिया जाता है, उसके बाद में जैसे आपकी डिहाइड्रेशन की कंडीशन अगर ओवरकम हो गई, उसके बाद में धीरे धीरे जो है फूड आपको जो है वो दिया जाता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। पेशेंट्स विथ माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन कैन बी ट्रीटेड बाय ओरल और नासोगैस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन NaCl सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम, NaHCO3, ठीक है, CO3 2.5 ग्राम बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, देन ग्लूकोज 20 ग्राम, ठीक है, उसको पूरे 1 लीटर वाटर में जो है वो डिसॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आप जो है घर पे भी बना सकते हो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा, एक तो जो है NaCl जो है, ठीक है, उसका अमाउंट कितना रहेगा 3.5 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो है NaHCO3, ठीक है, सो वो कितना रहेगा, यहाँ पे 2.5 ग्राम, ठीक है। देन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, तो वो 2.5 ग्राम रहेगा। उसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड वो रहेगा 1.5 ग्राम, देन ग्लूकोज जो है 20 ग्राम, ये 1 वाटर में आपको डिसॉल्व करना है, ठीक है। ये पाउडर जो है वो आपको जो है केमिस्ट के इसमें जो है, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे आपको केमिस्ट के पास भी मिल जाएंगे ये पाउडर, तो आप घर में भी ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है इसकी क्वांटिटी जो है, तो ये WHO ने जो है वहां पे बताई है, रिकमेंड की है, ठीक है, ताकि जो PEM है ये उसको वहां पे करेक्ट कर सके, ठीक है।
Then this amount should be given in a small quantities at frequent intervals over a period of 4 to 6 hours. Okay? For patients with severe dehydration, intravenous fluid therapy is required to improve the circulation and expand plasma volume rapidly. About 70 to 100 ml of fluid can be given in the first 3 to 4 hours. As soon as urine flow is established, potassium supplements can be given orally. 1.2 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से यहाँ पे देना होता है। यानी यूरिन जो है प्रॉपरली उसकी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो जब तक नॉर्मल वे में नहीं आती, ठीक है, तो तब तक वो पोटेशियम जो है यानी इलेक्ट्रोलाइट और जो वाटर बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके साथ में जो पोटेशियम का कंटेंट है वो ज्यादा वहां पे दिया जाता है। ठीक है, अगर सोडियम का कंटेंट ज्यादा होगा सपोज, तो क्या होगा, फ्लूइड रिटेन होने लगेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे सोडियम का कंटेंट जो है सॉरी पोटेशियम का कंटेंट सोडियम से ज्यादा होता है 1.2 ग्राम। ठीक, उसके बाद में इन्फेक्शंस, ये डबल हुआ है क्या, नहीं, ये डबल हो चुका है। So diarrhea and measles are often the immediate cause of death of PM. Appropriate antibiotics therapy can be given. Intestinal infections such as giardiasis, ascariasis must be treated with appropriate deworming agents. Hypothermia. Marasmic children are prone to have a low body temperature. If the room is cold, the child should be properly covered with a blanket. The state of shock should be treated with intravenous injections of glucose, saline or blood transfusion. Then anemia. Severe anemia is dangerous as it can result in heart failure if the hemoglobin falls below 5 gram per day. Blood transfusion should be given. ठीक, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सीवियर एनीमिया है, ठीक है, तो उसमें हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, वो कितना होता है, ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा लेस देन 30 ग्राम पर डे, या फिर इक्वल्स टू 30 ग्राम पर डे, लेस देन 5 ग्राम पर डे, ठीक है, ग्रेटर देन 30 ग्राम पर डे, ग्रेटर देन 15 ग्राम पर डे, ऐसे कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए लेस देन 5 ग्राम पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सीवियर एनीमिया उसको कहते हैं, और सीवियर एनीमिया में हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। ठीक है, आप फूड के थ्रू जो है, ठीक है, आयरन का जो है डोजेस है वो ज्यादा आप नहीं दे सकते। ठीक है, और उसके साथ में जो बाकी के जो भी ब्लड कंपोनेंट्स है वो भी वहां पे होते हैं, तो इसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, ठीक है, वो वहां पे होता है। Then dietary management. So that child should be given a diet providing sufficient quantities of calories and protein in gradually increasing amounts without provoking vomiting or diarrhea. ठीक है, तो ऐसे कुछ भी फूड्स हमको जो है डालने नहीं है, ठीक है, पीएम के पेशेंट में कि एक वोमिटिंग की सेंसेशन हो वहां पे, या फिर जो डायरिया को प्रमोट करे, ऐसे कुछ भी फूड जो है वहां पे हम नहीं डालेंगे। ठीक है, जैसे मिल्क वगैरह है, ठीक है, हाई रेसिड्यूअल फूड जो है वो कहलाता है, तो इसलिए मिल्क जो है उसका अमाउंट जो है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में करेंगे हम। ठीक है, यानी बहुत कम इसमें, या फिर उसको जो है डाइल्यूट करके जो है हम वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है हमको हमेशा किसी भी पेशेंट को अगर जब भी ट्रीट करते हैं तो हम एकदम से देते हैं क्या खाना, ठीक है, नहीं, इसलिए अगर पेशेंट को अभी हॉस्पिटल में एडमिट भी करना हो तो पहले डिहाइड्रेशन की कंडीशन पहले उसको प्रिवेंट की जाती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है फूड जो है वो जो इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसी तरह इस पेशेंट में भी है। ठीक है, यानी पहले आप जो है लिक्विड जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बैलेंस करोगे, उसके साथ में जो है सॉफ्ट फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद में सेमी सॉलिड, सॉलिड, राइट, इस तरह से रिकवरी फेज तक जो है वो आप पूरा खाना जो है धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करोगे। एकदम से पूरा मसल वास्तु कंडीशन है तो एकदम से पूरा आप जो है थाली भर के उसके सामने नहीं रख सकते, वो नहीं खा सकेगा। ठीक है, और वो जो है यानी हम बोल सकते हैं कि वो देना भी गलत है। ठीक है, क्योंकि एकदम से आप डिप्लीट हो रही है तो एकदम से आप स्टोर करने के लिए करोगे तो उसका इम्पैक्ट जो है गलत पड़ेगा बॉडी के ऊपर।
ठीक? तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, धीरे ग्रेजुअली जो है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ मिल्क है वो बढ़ाना चाहिए, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ानी चाहिए, या फिर सर्विंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, और मील टाइमिंग्स भी जो है वो धीरे धीरे वैसे बढ़ानी चाहिए, है किसी भी पेशेंट के लिए हो, उसी तरह काम करना है। ठीक है, हम जब भी एमएनटी में या फिर डाइटरी कम्युनिकेशन में जब भी प्लान जब बनाते हैं वो रेफरेंस प्लान होते हैं, ठीक है, पर अगर आप जो है क्लिनिकल सेटिंग में जब काम करते हो, ठीक है, या फिर आप किसी को, हॉस्पिटल के तो पहले से ही बने हुए होते हैं, ठीक, पर आप अगर किसी को सजेस्ट कर रहे हो डाइट प्लान, ठीक है, तो कभी भी अगर स्टार्टिंग है आपकी, ठीक है, तो जब भी आपको डाइट भी मॉडिफाई अगर करना हो, ठीक है, तो एकदम से सपोज ओबेस पेशेंट है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, वेट लॉस करना होता है, ठीक है, तो वेट लॉस करने के वक्त आप क्या करोगे, ठीक है, आपको पता है कि नहीं, सपोज ओबेस पर्सन है, ठीक है, तो हमको 30 किलो कैलोरीज के नीचे देना है, नहीं, तो आप क्या एकदम से 30 किलो कैलोरीज से कम होने के बाद में आप एकदम 50 किलो कैलोरीज दोगे क्या, या फिर 20 किलो कैलोरीज दोगे क्या पर डे के हिसाब से, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, हमको कैसे ग्रेजुअली कम करना है, किस तरह से, तो नॉर्मल को अगर 30 देते हैं, ओबेस पर्सन को हम 20 तक 15, अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है तो 15 किलो कैलोरीज तक लाते हैं, ठीक है, पर एकदम से हम नहीं कम कर सकते, अगर किसी को आप रियल इसमें ये रेफरेंसेस प्लान हमने देखे, एकदम से हम वहां पे 25 किलो कैलोरी का या फिर 15 किलो कैलोरी का जो है पर जो है एक्चुअल बॉडी वेट के हिसाब से मिलते हैं, ठीक है, पर रियल में एक्चुअली वैसा नहीं किया जाता, 30 के अगर हमको ओबेस पर्सन के लिए प्लान बनाना है तो धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, ऐसा क्यों कम करना पड़ेगा, रीजन क्या है उसके बिहाइंड, तो इसके लिए कि अभी देखिए अगर आप ओबेस पेशेंट को सपोज देखोगे, ठीक है, उसका दिन भर का डाइटरी पैटर्न जो है वो अलग होगा, नहीं, हो सकता है वो दिन भर में सपोज 2000 किलो कैलोरीज का खाना खा रहा है, एकदम से आप 1500 में कट डाउन करोगे क्या, नहीं, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करोगे आप, ठीक है, तो उसको आदत लगानी है, आपको आदत लगानी है, इन द सेंस एकदम से कम कर दोगे, नहीं ये ही खाओ, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 का प्लान जो है उसको 1900 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या 50 किलो कैलोरीज यानी, या फिर ऐसे 1950 किलो कैलोरीज का कम करना पड़ेगा, उसके बाद 1900 के ऊपर आना पड़ेगा, 1815 के ऊपर आना पड़ेगा, इस तरह से धीरे 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 आपको जो पोर्शन साइज है वो धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, एकदम से कम कर दोगे तो उसकी एनर्जी नीड जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, उसको आदत नहीं होगी, राइट, सो उसको आदत दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे पोर्शन साइज जो है हमको कम करना पड़ेगा, एकदम से कम करने लगोगे तो बॉडी के ऊपर हो सकता है उसका अलग इम्पैक्ट पड़ने लगे, ठीक है, जनरली ऐसा ही हम देखते हैं कि जो है, अगर आजकल देखोगे आप तो जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनको एकदम से उसके रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो एकदम से वो कीटो डाइट या फिर जो है वेगन डाइट या फिर जो है सिर्फ फ्रूट्स ही खाएंगे या फिर जो है वेजिटेबल्स ही लेंगे या फिर सलाद ही लेंगे, ये या फिर लिक्विड फूड ही लेंगे, तो इस तरह से नहीं होता, हाँ, मॉर्बिड कंडीशन में जो प्रोसीजर्स की जाती है, ठीक है, प्रोसीजर्स करने के बाद वो यानी जो इक्विपमेंट है या फिर प्रोसीजर के साथ में वो फैट निकाला जाता है, ठीक है, उसमें भी धीरे धीरे आपको जो है जब भी डाइट के ऊपर आते हो तो धीरे धीरे आपको वहां पे जो है डाइट जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी वैसी ही प्रोसीजर, एकदम से आपको जो है ये कम कर दिया और एकदम से आप खाना देने लगे, ऐसा नहीं होता, राइट, और यहाँ पे भी वैसा ही है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी आप डाइटिशियन बनोगे, ठीक है, तो हमेशा आपको जो है धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम करते जानी है, क्वांटिटी कम करते जानी, एकदम से आप कम करने लगोगे, ठीक है, तो बॉडी डिहाइड्रेट होने लगेगी उसकी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, so the child should be given a diet providing the sufficient quantities of calories and protein in gradually increasing amounts without provoking vomiting or diarrhea. It is the best to begin with a liquid formula with a diluted milk. When this is accepted, vegetable oil can be added to increase energy content. Milk-based formula should be used for feeding children. If the child has milk intolerance, milk formulas can be substituted by buttermilk or cereal foods.
प्रणाली, प्रणाली आपको आवाज आ रही है? सॉरी, प्रणाली को पूछ लिया था। प्रेरणा, प्रेरणा सहारे, प्रेरणा सहारे, प्रेरणा सहारे। हाँ मैम। हाँ, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ मैम। हाँ, मुझे बताइए मिल्क इंटॉलरेंस यानी क्या होता है? क्या मैम? मिल्क इंटॉलरेंस, मिल्क इंटॉलरेंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंने। If the child has milk intolerance, milk formulas can be substituted by buttermilk or cereal foods. So इसका मतलब मिल्क इंटॉलरेंस यानी क्या हुआ? फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो ना? हाँ मैम। हाँ, तो फिर यहाँ पे आप सेंटेंस पढ़ के भी नहीं बता पा रहे हो। चाइल्ड हैज मिल्क। टॉलरेंस यानी क्या होता है? टॉलरेंस का मीनिंग बता दीजिए मुझे। टॉलरेट करना यानी कुछ हद तक ले पाना, राइट? टॉलरेट यानी कुछ हद तक ले पाना, है कि नहीं? और इनटॉलरेंस यानी फिर क्या होगा उसका अपोजिट? लेना देना। लेना देना नहीं कुछ हद तक लेना। और इंटॉलरेंस यानी जो है वो लेना ही नहीं, या फिर जो है मिल्क जो है डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता इंटॉलरेंस की कंडीशन में। इसलिए मिल्क के जगह पे दूसरे सब्स्टिट्यूट जो है वो वहां पे डाले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मिल्क इंटॉलरेंस क्यों होती है ऐसी कंडीशन? क्योंकि जो लैक्टोज होता है, ठीक है, मिल्क के अंदर का जो लैक्टोज हम शुगर बोलते हैं, मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है या फिर कार्बोहाइड्रेट हम जिसको कहते हैं, तो वो है लैक्टोज, ठीक है, डाइसैकेराइड यूनिट होता है। तो लैक्टोज पचाने के लिए हमारे बॉडी में जो है एंजाइम नहीं होता, किसी किसी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। जो लैक्टेज ये एंजाइम जो है किसी किसी ह्यूमन बॉडी में जो है तैयार नहीं हो पाता, ठीक है, बन नहीं पाता। तो इसकी वजह से जो है मिल्क इंटॉलरेंस की कंडीशन जो है किसी किसी पेशेंट में, ह्यूमन बॉडीज में जो है वो दिखाई देती है। तो ऐसे पेशेंट क्या होते हैं जो मिल्क या फिर मिल्क जो है पर्टिकुलरली, तो मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट जो है, ठीक है, एक तो मिल्क प्रोडक्ट या फिर मिल्क जो है वो नहीं पचा पाते, या फिर कभी कभी सिर्फ मिल्क ही जो है, ठीक है, उसका ही जो है थोड़ा इशू रहता है, यानी वो पचा नहीं पाते, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके इसमें लैक्टेज सॉरी जो लैक्टेज है ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता। तो ऐसे पेशेंट जो है मिल्क इंटॉलरेंट कहलाते हैं, ठीक है। सो वो बच्चे भी जनरली होते हैं, वो बाय बर्थ भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे मेटाबॉलिक, जैसे माल न्यूट्रिशन है उसमें कैसे मेटाबॉलिक अल्टरेशन होती है, राइट, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, राइट। तो हो सकता है वहां पे कुछ एंजाइम जो है वो बनना ही बंद हो जाए, राइट। तो इस तरह की कंडीशन वहां पे दिखाई देती है। तो ये समझ में आया, मिल्क इंटॉलरेंस है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, ठीक है, ग्लूकोज नहीं सॉरी ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, ठीक है। सो इस तरह की कंडीशन हम देख सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। देन इन एल्डर चिल्ड्रन इजीली डाइजेस्टिबल फूड्स लाइक ब्रेड, मिल्क, sugar can be given. A mixed cereal based diet can be given with added oil to increase energy density. ये यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ब्रेड बोला गया है, ठीक है। हमारा हमेशा यही एक रहता है कि थेरेपेटिक डाइट के पर्सन को जो है हम ब्रेड नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ब्रेड जो है रिफाइंड कहलाता है। पर यहाँ पे बच्चों के लिए जो ब्रेड है या फिर मैदा है उसके प्रोडक्ट जो है हम दे सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो है बच्चों की जो एज होती है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की होती है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर अगर पूरी तरह से ग्रोथ हो जाती है उसके बाद हम रिफाइंड फ्लावर्स वगैरह जो है, ठीक है, उसका जो हम उसके रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं या फिर उसको अवॉइड ही कर देते हैं। तो इस तरह से हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे मिक्स सीरियल बेस्ड डाइट जो है, ठीक है, यहाँ पे हमको देना होता है।